दोस्तों, एक 20 साल का नौजवान लड़का रोजी रोटी के जुगाड़ में बिहार से मुंबई जाता है। वहां जाने के बाद वो बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाता है, उनसे काम मांगता है। एक दिन एक महिला की नजर उस पर पड़ती है। उस महिला की उम्र 35 साल की होती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। वो कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महिला कहती है, कुछ भी मतलब क्या कर सकते हो? बोलता है, कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है और उसके बाद अपने पास काम पर रख लेती है। अब दोस्तों, जैसा वो लड़का सोच रहा था उसे वैसा ही काम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस महिला का एक भयानक रूप उसके सामने आता है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा जिले से। एक लड़का जिसका नाम साहिल होता है, 20-21 साल का लड़का, अपने 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ा होता है। परिवार बहुत गरीब था और घर के बड़े लड़के होने के नाते धीरे धीरे उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ रही थी। इसीलिए वो 10वीं तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मुंबई के जुहू में आ जाता है काम करने के लिए। अब दोस्तों, जो उसके दोस्त काम कर रहे थे, सेंटरिंग का काम, कोई पेंट पॉलिश का काम, कोई फर्नीचर का काम, तो वो जब काम करने लगता है तो उसे वो काम पसंद नहीं आता, क्योंकि गांव में वो कोई काम करता नहीं था। इसीलिए जब वो कुछ दिन काम करता है तो बीमार पड़ जाता है। अब उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि लगता है तुझे मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है, तो गांव वापस चला जा। लेकिन वो सोचता है कि गांव भी जाकर मैं क्या करूंगा, घर में इतनी गरीबी है। उसके बाद वो कमरे से निकलकर खुद ही इधर उधर काम ढूंढने लगता है। जब दोस्तों मुंबई के बड़े बड़े बंगलों को देखता है, सोचता है कि यार, इसमें भी तो लोग काम करने वाले होंगे, अगर इनमें कहीं काम मिल जाता तो बहुत आराम हो जाता। इसीलिए वो यही सोचकर वो बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाने लगता है। लेकिन जब कोई दरवाजा खोलता तो ऐसे अनजान लोगों को कोई काम देता नहीं है। कुछ लोग उल्टा सीधा कहकर उसको भगा देते थे और ऐसे ही वो 4-5 दिन तक काम ढूंढता रहा। एक दिन एक घर का वो दरवाजा पीट रहा था, तभी दोस्तों पीछे से उस घर की मालकिन, जिसकी उम्र 35 साल की होती है, जिसका नाम कल्पना होता है, वो अपनी कार से आ जाती है और उसको दरवाजा पीटते हुए देखती है तो वो हॉर्न मारती है। जब वो हॉर्न मारती है तो दोस्तों फिर उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। वो वहां से खिसक लेता है। लेकिन फिर वो उसे अपने पास बुलाती है, कहती, इधर आओ, तुम क्या कर रहे थे, दरवाजा क्यों पीट रहे थे? वो कहता है, कुछ नहीं मैडम। कल्पना कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम चोर हो क्या? बोलता, नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब हूं, बस मैं दरवाजा पीट रहा था, अंदर वाले को बुला रहा था कि उससे काम मांगने के लिए। वो कहती है कि अंदर कोई नहीं रहता, उस घर की मालकिन मैं हूं, घर मेरा है, तुम्हें काम चाहिए तो बताओ तुम क्या काम कर सकते हो? कहता है, कोई भी काम कर सकता हूं। वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है। 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था साहिल। तो कहती है कि क्या तुम पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकते हो? वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। वो कहती है, बहुत सारा पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे, बताओ ऐसा कर सकते हो तो बोलो। कहता है, नहीं मैडम, किसी भी कीमत पर मैं ये काम नहीं कर सकता और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो डर जाता है कल्पना की बातों को सुनकर। लेकिन फिर कल्पना उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं सोच रही थी कि कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो कि जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम अच्छे लगे और तुम मेरे पास काम कर सकते हो क्या? वो बोलता है, क्या काम है? कहती है कि घरेलू काम है, घर में जो काम है वो करना पड़ेगा और सैलरी तुम जितना कहोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा और मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और इसी घर में तुम्हें काम करना पड़ेगा। कहता है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो कहता है, ठीक है, मैं कल आऊँगा। चला जाता है शाम को और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे काम मिल गया है भाई, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। उसके बाद अपना कपड़ा वगैरह लेकर वो अगले दिन सुबह चला आता है तो कल्पना अंदर घर में ही थी। उसके बाद वो अंदर जाता है तो देखता है वो अकेली रहती थी, घर में और कोई नहीं था। घर बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था और ऐसे लग रहा था कि बहुत दिन से घर की साफ सफाई नहीं हुई है। तो अपने काम में लग जाता है, पूरा घर वगैरह साफ करता है।
दोस्तों काम करते हुए उसे पूरा दिन बीत जाता है। कल्पना जो थी उसे देखती रहती है, उसे समझाती थी कि ये यहाँ रखना, ऐसे करना है। जब रात हो जाती है तो कहती है कि खाना बना लेते हो क्या? वो कहता है नहीं मैडम, मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, अभी मैं जब से आया हूँ तब से बस सीख रहा हूँ। कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। उसके बाद उसको किचन में लेकर जाती है और खुद ही वो खाना बनाती है और उसके बाद उसे भी सिखाती है कि देखो ऐसे ऐसे काम करना होता है, ऐसे ऐसे खाना बनता है। अब उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वो एकदम फ्रेंड की तरह उससे बिहेव कर रही थी और वो 35 साल की थी। उम्र तो काफ़ी ज़्यादा अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री मिल रही थी, तो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से दोस्त की तरह बात करते हैं। बात करते करते वो कहता है कि मैडम आप इस घर में अकेली रहती हैं क्या, और कोई नहीं रहता? तो कल्पना कहती है कि नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। साहिल कहता है क्यों? कहती है क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी है और जो भी कोई आता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है, एक दिन तुम भी चले जाओगे। वो हैरान हो जाता है, कहता है क्यों मैडम? वो कहती है क्योंकि मुझे एक बीमारी है जो रात में उभर जाती है और फिर उसके बाद लोग मुझसे परेशान होकर चले जाते हैं। अब दोस्तों साहिल जो है वो सोचने लगता है। उसके बाद दोस्तों दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर उससे कहती है कि तुम कहाँ सोओगे? बोलता है मैडम जहाँ भी मैं आप कहेंगी वहाँ सो जाऊँगा। कहती है कि ठीक है, आप जो है इसी कमरे में बगल में सो जाओ चारपाई लगाकर। वो कहता है मैडम कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बोलती है यहाँ कोई नहीं है, देखेगा कौन, लेकिन ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बगल वाले कमरे में सो जाओ। कहता है ठीक है। अब दोस्तों बगल के कमरे में सो जाता है, लेकिन अब उसे रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसे काम मिल गया था और सोच रहा था कि एक अकेली मैडम है, इसका ही तो काम करना है। लेकिन दोस्तों जब आधी रात बीत जाती है तब दोस्तों उसके कमरे से, कल्पना के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। वो दोस्तों उठ के बैठ जाता है, चौंक जाता है, दरवाजे की तरफ देखता है। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ रही थी और वो आवाज़ कुछ डरावनी सी लग रही थी। अब दोस्तों साहिल डर जाता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसके बाद जो आवाज़ आ रही थी उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो जाता है और दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, कल्पना का दरवाजा खुल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके बाद साहिल जो अंदर का नज़ारा देखता है, कल्पना की जो हालत थी दोस्तों उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, लगभग पूरा शरीर दिख रहा था और वो अजीब तरीके से चीख रही थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसके बाद अपने बालों को हिला रही थी, सर को हिला रही थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि कोई भी देखता तो वहाँ से भाग खड़ा होता, लेकिन साहिल जो था उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। कल्पना उसे देखती है, उसे जरा भी ख्याल नहीं रहता कि मेरे सामने कोई आकर खड़ा हो गया है कि अपने कपड़े वगैरह भी ठीक कर लूं, क्योंकि लगभग पूरा शरीर उसका दिखाई दे रहा था। वो उसे कहती है कौन है तू, इस घर में क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब साहिल ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूं कि कौन किसको नहीं छोड़ेगा। अगर तेरे में दम है तो मुझे छू के दिखा। एकदम वो अंगद की तरह खड़ा था। उसके बाद दोस्तों अब वो कहती है कि तुझे मौत से डर नहीं लगता, मरने से तुझे डर नहीं लगता, तू मरने आया है। वो कहता है कि मैं ठीक जगह पर आया हूँ। दोस्तों वो ऐसे ही खड़ा था और उसके बाद फिर वो कल्पना के पास जाता है, उसे जकड़ लेता है, उसके बालों को पकड़ता है और उसके बाद जो है उसे काबू में करता है और कुछ मंत्रों का जाप करता है। धीरे धीरे कल्पना बहुत परेशान होती है, उससे छूटने का प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों फिर वो शांत हो जाती है। शांत होने के बाद उसे होश आता है कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कोई उसको जो है बाहों में जकड़ रखा है। फिर उसको झिटकती है, अपने कपड़े ठीक करती है। साहिल भी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, उससे अलग हटकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैडम आपको क्या हो गया था? उसके बाद वो रोने लगती है, कहती यही तो बीमारी है, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है और मैं परेशान हूँ, मेरे समझ में नहीं आता मेरे साथ हो क्या जाता है। साहिल कहता है कि मैडम मुझे सब पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको क्या हो जाता है। आपके ऊपर जो है बुरी आत्माओं का साया है और मैं इसे जानता हूँ। वो हैरान थी क्योंकि उसके सामने आज तक कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ था
उसकी ऐसी हालत पर उसका पति तक उसको छोड़कर चला जाता है परेशान होकर, लेकिन साहिल उसके सामने खड़ा था। वो कहती है कि कैसे तुम जानते हो? कहता है क्योंकि मैं ये सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। वो हैरान हो जाती है, कहती है किसको तुमने देखा? वो कहता है कि बिहार में मेरे जो पिताजी हैं वो एक सोखा हैं, ओझा हैं, उनके सामने रोज 10-20 लोग आते हैं मेरे घर पर और ऐसी ही हालत में आते हैं जैसी हालत मैडम आपकी है, और उसके बाद मेरे पिताजी उन सभी को ठीक करते हैं। मैं बचपन से यही देखते आ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे आपको देखकर डर नहीं लगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। अब दोस्तों, जब कल्पना ये बात सुनती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो साहिल को अपने गले से लगा लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है, ये भी नहीं सोचती कि ये नौकर है, नौकरी करने आया है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पर। वो कहता है मैडम यकीन करो, और मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, बिहार चलना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है, तुम जहाँ भी मुझे ले जाओगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं? वो कहता है मैडम क्या बात कर रही हैं, आपको तो ऐसी हालत में छोड़कर अब मैं और नहीं जाऊँगा, मैं आपको ठीक कर कर ही रहूँगा। अब दोस्तों, उसके बाद वो उसकी आंखों में देखती है, कहती है मुझे तुम पर भरोसा है। और उसके बाद फिर अब आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, तो कहती है कि ठीक है, तुम यहीं पर सो जाओ, अब तुम यहाँ पर रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। वो कहता है ठीक है मैडम। उसके बाद वो उसी कमरे में अलग चारपाई पर सो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो कल्पना थी वो साहिल को खोना नहीं चाहती थी। उसके मन में डर था कि कहीं ये चला ना जाए। उसके बाद वो आती है उसके पास और उसके साथ और रिश्ते बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है मैडम जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगी, आप ये मत सोचे कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, आप आराम से रहिए। दोस्तों, उसके बाद दोनों सो जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन और वहाँ पर वो रह के काम करता है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों, नवरात्र के दिन आते हैं जब साहिल अपने पिताजी से बात करता है। अब दोस्तों, उसके बाद साहिल कल्पना को लेकर बिहार आता है, अपने पिताजी के पास आता है। उसके पिताजी उसको देखते हैं तो कहते हैं कि वाकई में तुम्हारी समस्या बहुत गहरी है। दोस्तों, उससे भी बड़ी उसकी दुख भरी कहानी थी। दरअसल वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। माता पिता के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके पास करोड़ों रुपए के शेयर थे, बॉन्ड थे, बहुत सारी चीजें थी, उनका कारोबार था। लेकिन अब कल्पना जब 20-21 साल की हुई तो कहीं से उसको बुरी आत्माएं घेर लेती हैं और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है। अब उसके माता पिता उसको कई जगह दिखाए, बहुत दवा भी कराए, लेकिन दोस्तों उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 2-4 महीने में उसकी ऐसी हालत हो जाती थी। अब दोस्तों, वो लोग परेशान हो गए और सोचते हैं चलो ठीक है, हमारे पास बहुत धन दौलत है, सारी प्रॉपर्टी अपने बेटी के नाम कर देते हैं और उसके बाद एक घर जमाई ढूंढने लगते हैं कि जो कि उनके बेटी से शादी करे और उसे अच्छी तरीके से रखे, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन जिससे होती है वो भी अच्छे खासे घर का था। अब शादी के बाद दोस्तों, उसका हर 15 दिन 1 महीने में ऐसी ही हालत हो जाती थी और तंग आकर उसके पति ने उसको छोड़ दिया। वो घर पर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता भी इस दुनिया से चले गए, उनकी भी मौत हो गई। धीरे धीरे जो कल्पना थी वो ऐसे ही रहने लगी। धीरे धीरे कल्पना की उम्र 30-32 साल की हो गई। जब भी कोई नौकरानी घर में आती या कोई नौकर आता तो दोस्तों, जिस दिन वो कल्पना की ऐसी हालत देखता था वो उसे छोड़कर भाग खड़ा होता था। लेकिन साहिल था जो कि बचपन से सब देख रहा था, तो उसे समझ में आ जाता है कि इनको कैसे ठीक करना है और मैडम को हुआ क्या है। फिर वो उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। हालांकि कपड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसे उस समय उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा थी उसको साहिल देख रहा था। दोस्तों, उसके बाद जब वो होश में आती है, फिर ये सारी कहानी होती है। उसके बाद वो फिर बिहार आती है। अब 15 दिनों तक पूजा पाठ होता है। जो भी कुछ होता है, माता रानी की कृपा से कल्पना एकदम ठीक हो जाती है। और उसके बाद जो है वो जब एकदम सही हो जाती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम एकदम ठीक हो,
आप मुंबई जा सकती हो। लेकिन दोस्तों अब गांव वाले जो थे, आसपास पड़ोस के जो लोग थे, वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि लगता है ये किसी को भगा कर लाया है, किसी को बहला फुसला कर लाया है, और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों असलियत क्या थी, या तो साहिल जानता था, या फिर उसके माता पिता, या फिर कल्पना जानती थी। फिलहाल उसके बाद वो लोग फिर मुंबई चले जाते हैं। अब कल्पना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसे एक नई जिंदगी मिल चुकी थी। वरना एक समय ऐसा था कि जब वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि जब उसकी ऐसी हालत होती थी तो वो खुद को बहुत नुकसान पहुंचा देती थी। उसे पता नहीं था कि वो कितने दिन तक इस दुनिया में रहेगी। इस चीज को लेकर वो बहुत निराश हो जाती है और फिर वो डिप्रेशन की दवा वगैरह खाने लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसको एहसास हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और साहिल उसके साथ रहने लगता है, साहिल और कल्पना में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। फिर एक नई जिंदगी कल्पना को मिलती है, साथ में साहिल भी बहुत खुश होता है। उसके बाद फिर दोनों में रिश्ते बनते हैं। अब दोस्तों साहिल बहुत गरीब था, कल्पना बहुत अमीर थी, लेकिन अब दोनों एक हो चुके थे, दोनों का परिवार एक हो चुका था। दोस्तों जो साहिल का परिवार था उनकी भी स्थिति सुधर जाती है। अब दोस्तों कल्पना जो है बहुत पढ़ी लिखी थी, वो जो है अपना काम करने लगती है, अपना कारोबार देखने लगती है और साहिल से भी बेइंतहा प्यार करने लगती है। दोस्तों फिर 2023 में वो साहिल से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों वो भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। आज दोस्तों ये दोनों बहुत खुश हैं, इनकी एक बेटी भी है और बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।